नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं। वो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास रखी गई है, जो कि ओबीजी सब्जेक्ट से अभी हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रख रहे हैं। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हम आपको अभी उसमें से आप देखिएगा जाके हमारे इस चैनल में, जिसमें से जो क्लास ली गई है। तो कम्युनिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन अभी पढ़ाए जा रहे हैं और अभी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपका ओबीजी से लिया जा रहा है। देखिए, थ्योरी इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर रहेगी तो आप उसमें से बनने वाले जो एमसीक्यू हैं आप इजीली पढ़ सकते हो। तो आज का एक हमारा नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 5th है, जो कि ओबीजी सब्जेक्ट से बीएससी नर्सिंग 4th ईयर से रखा गया है, फाइनल ईयर से रखा गया है आपका। तो इसमें से ओबीजी सब्जेक्ट का पूरा इसमें डिटेल आपको नोट्स मिलेंगे। जिनको नोट्स का प्रॉब्लम होगा तो आप इनको नोट्स प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो, और क्या क्या थ्योरी के अंदर बताया जाता है वो भी आप पढ़िए, रीड करिए, समझिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करिए, शेयर करिए, और उनको बोलिए कि मतलब ये क्लास ज़रूर वॉच करें, ताकि उनको ईजी हो, आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो ईजिली क्लियर कर सके। क्योंकि देखिए, अगर आपकी थ्योरी क्लियर रहेगी तो आप एमसीक्यू ईजिली क्लियर कर सकते हो, उनसे बनने वाले जो बीच से क्वेश्चन निकल के आते हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड। क्या असेसमेंट करेंगे हम ड्यूरिंग, जब किसी भी वुमेन्स का ड्यूरिंग, मतलब जब पोस्ट नेटल मतलब क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी। क्या होगा आफ्टर डिलीवरी? डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद क्या क्या केयर प्रोवाइड की जाती है किसी भी मदर्स का, तो बताया जा रहा है इसमें डिफाइंड प्यूपेरियम पीरियड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या है, वो डिफाइन प्यूपेरियम पीरियड। प्यूपेरियम पीरियड क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए, आंसर इसमें दिया गया है, प्यूपेरियम पीरियड इज द फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विद द बॉडी टिश्यू स्पेशली प्यूबिक ऑर्गन्स रिवर्ट अप्रॉक्सीमेटली टू द प्रेग्नेंट स्टेट बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। प्यूपेरियम पीरियड वो होता है जिसमें बच्चे का जन्म हो जाता है, बॉडी टिश्यू स्पेशली रूप से प्यूबिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपने दोबारा रिवर्ट अप्रॉक्सीमेटली, मतलब बोलना चाहिए कि जो पेल्विस ऑर्गन होते हैं मदर्स के, प्यूबिक ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होता है, दोबारा अपनी पोजीशंस में आ जाते हैं। वो होता है आपका प्यूपेरियम। प्रेग्नेंट स्टेट बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस देखने को मिलता है, कोई भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय पे क्या होता है, उसका पेल्विक एरिया या यूट्राइन मतलब जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है। और आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, पीरियड आफ्टर एंड आफ्टर लेबर के बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दोबारा रिटर्न होकर अपने नॉर्मल कंडीशन पे आते हैं। स्पेशली रूप से बताया जा रहा है कितने वीक तक, तो 6 to 8 वीक तक। ध्यान देना है आपको, कितने वीक तक, 6 to 8 वीक तक। जब किसी भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होगा, आपका यूट्रस, सर्विक्स, पेल्विक एरिया, ये सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन में जब आते हैं उसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम पीरियड। और करके भी आंसर दिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। प्यूपेरियम पीरियड इज द इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द लेबर। एंड ऑफ लेबर मतलब डिलीवरी के बाद का ही प्रोसेस होगा, क्योंकि एंड बताया जा रहा है, एंड ऑफ लेबर अंटिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैव रिटर्न। देखिए, पूछा बताया भी जा रहा है यहाँ पर, रिटर्न देयर नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन पर रिटर्न होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्पेशली रूप से कितने वीक का, मान लीजिए कि 1 मंथ या 1.5 मंथ का आपका टाइम, 1.5 मंथ का टाइम लग सकता है। 6 to 8 वीक का जो टाइम है, या 2 मंथ भी आप बोल सकते हो, टाइम लगता है उसको रिटर्न होने में, उसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम पीरियड। समझ में आ गया? प्यूपेरियम पीरियड क्या होता है कि जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी भी फीमेल्स का दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में जब आते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जब आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डिस्कस द एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली चेंजेस ऑफ प्यूपेरियम। क्या चेंजेस आते हैं प्यूपेरियम पीरियड में? एनाटॉमिकली जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, यूट्रस का बताया जा रहा है, यूट्रस इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी यूट्रस बिकम फर्म रिट्रैक्टेड विद अल्टरनेट हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग। वेट अप्रॉक्सीमेटली 1000 ग्राम, मेजर 15 × 12 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर लेंथ हो जाता है, वाइड्थ एंड थिकनेस हो जाता है रिस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंट द यूट्रस इज द वेट अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम by the end of first postpartum weeks, 300 to 350 gram for second week और 100 gram 6 week postpartum week, and usual non pregnant weight of 60 gram by the weight 8 वीक पोस्टपार्टम। देखो, यूट्रस का साइज बताया जा रहा है कि जब डिलीवरी होती है उस कंडीशन पर यूट्रस की साइज अप्रॉक्सीमेटली 1000 ग्राम हो जाती है। 1000 ग्राम उसका जो वेट होता है यूट्रस का हो जाता है, और लेंथ कितना बताया जा रहा है, लंबाई कितनी हो जाती है, तो ये 180 सेंटीमीटर हो जाता है, जिसमें वेल्थ और आपका लेंथ दोनों मिला के 15 × 12 बताया जा रहा है। वाइड्थ और थिकनेस दोनों को मिलाकर लेंथ को बताया जा रहा है कि 180 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है। तो आपको इस पॉइंट में ध्यान रखना है कि यूट्रस का वेट जब
प्रेगनेंसी जब रहती है किसी भी फीमेल्स का तो कितना वेट बढ़ के हो जाता है, एंड ऑफ द लास्ट जो ट्राइमेस्टर चलता है उसमें 1000 ग्राम हो जाता है वेट, और लेंथ कितनी हो जाती है 180 सेंटीमीटर। और यूट्रस जैसे जैसे क्या होता है, जैसे पोस्टपार्टम पीरियड होता है तो फर्स्ट वीक में पोस्टपार्टम के फर्स्ट वीक में ही क्या हो जाता है, यूट्रस का वेट 500 ग्राम हो जाता है, 1000 से जस्ट उसका हाफ हो जाता है। देन इसके बाद बताया जा रहा है सेकंड वीक जैसे ही आता है तो आपका 500 से हाफ होता है, 300 टू 350 ग्राम हो जाता है, और इसके बाद उसका 6 to 8 वीक में क्या होता है आपका 100 ग्राम हो जाता है। और फिर इसके बाद जब 8 वीक लास्ट है 6 वीक में कितना होगा 100 ग्राम, और आपका जब 8 वीक होगा तो वहाँ पे जो नॉर्मल यूट्रस की जो वेट होता है, जैसे नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं जो वेट नॉर्मल यूट्रस का होता है 60 ग्राम, उतना जाके क्या होता है वेट यूट्रस का हो जाता है। देन इसके बाद इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस टेक प्लेस and involve the reorganization and shedding of the decidual endometrium, and the placental side involution has tend if the mother breastfeeding involution of uterus take place। ठीक है, देखो इसमें बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर यूट्रस इन्वोलेट हो जाए, बाहर आ जाए, ठीक है, यूट्रस इन्वोल्यूशन बताया जा रहा है, इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस involve the reorganization and shedding the decidual endometrium and placental side involution mother is breastfeeding। आपको बताना है कि जैसे देखिए इन्वोल्यूशन जैसे ही यूट्रस का बाहर नहीं, इन्वोल्यूशन मतलब दोबारा जो अपनी नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है यूट्रस आए, अगर रीऑर्गेनाइजेशन मतलब सेडिंग ऑफ द डेसिडुअल दोबारा से, मतलब सेडिंग के किसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, दोबारा से जो प्लेसेंटल साइड का होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है डेसिडुअल जो जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे दोबारा फिर से वही रिसाइकल स्टार्ट हो, उसके लिए इन्वोल्यूशन ऑफ हैस्टेंड ऑफ द मदर को बोलना है ब्रेस्ट फीड के लिए। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से भी क्या होता है, जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो रिलीज होता है नॉर्मल से क्या होता है आपका यूट्रस रीपोजिशनिंग साइज में आ जाए, उस स्थिति में आ जाए, इसलिए मदर को इंकरेज करना है किसके लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। समझ में आया आपको मदर को किसके लिए बोलना है, ब्रेस्ट फीडिंग। में आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस है आपका टेक प्लेस इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन सेडिंग। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब बाहर होना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा सब लोग, दोबारा जब यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में कैसे आ जाए, इसलिए मदर को समझाना है कि आप ब्रेस्ट फीड बच्चे को जरूर कराएं ताकि वो रीपोजिशनिंग ऑफ द यूट्रस हो सके। देखिए ब्रेस्ट फीड कराने से सभी को मालूम है जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स का रिलीज होता है वो क्या करते हैं, स्पेशली रूप से आपका नॉर्मल पोजीशन ऑफ ब्लीडिंग को भी क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, और नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस को लाने में भी हेल्प करते हैं। चले सर्विक्स का बताया जा रहा है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी सर्विक्स एस्टिमेटली और सॉफ्ट हो जाता है, फ्लैवी एंड फ्लॉपी हो जाता है, मे बी एडिमेटस स्पेशली एंटीरियरली इफ देयर वाज इन एंटीरियर लिप्स ड्यूरिंग लेबर लुक्स कॉन्जेस्ट एंड रीडली एडमिट 2 or 3 finger the cervix contracts slowly, external os admit 2 finger for a few days and by the end of first week narrow down admit tip of the finger only। देखिए सर्विक्स का बताया जा रहा है कि देखिए पहले कितना सर्विक्स का एक्सट्रीमली जब जैसे डिलीवरी होती है तो फ्लैवी एंड फ्लॉपी ब्रूस्ट एडिमेटस जो आपका सर्विक्स होता है वो एंटीरियर लिप्स लेबर के जस्ट बाद क्या होता है 2 और 3 फिंगर क्या हो सकते हैं उसके अंदर में कंजेस्ट हो जाता है, ठीक है, सर्विक्स के अंदर में, ठीक है। अगर आप जैसे कि पीवी करते हो तो 2 और 3 फिंगर्स उसके अंदर इंटर किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली धीरे धीरे सर्विक्स क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है। इसमें बताया जा रहा है कि स्पेशली एक्सटर्नल ऑस में 2 फिंगर धीरे धीरे क्या होता है फ्यू डेज में एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में नैरो हो जाता है, और केवल टिप ऑफ द फिंगर या फिंगर ओनली क्या हो सकता है केवल एक इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे पीवी करते हैं तो सर्विक्स का भी जब नॉर्मल पोजीशन आने लगता है तो क्या होता है धीरे धीरे फिर पीवी करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस समय पे जो सर्विक्स का वॉश होता है वो धीरे धीरे क्या होता है क्लोज होने लगता है। समझ में आया? तो ये तो हो गया सर्विक्स का पोजीशन बताया जा रहा है। फिर इसके बाद लोकिया क्या होता है, सुपरफिशियल लोकिया आपने देखा होगा, लोकिया अल्बा, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा। तो अल्बा रुब्रा सिरोसा आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है लोकिया, सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेसिडुआ सराउंडिंग प्लेसेंटल। जैसे ही डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटल साइड में जो डेसिडुअर वाला एरिया होता है नेक्रोटिक होता है, ठीक है, 5 to 6 डेज तक, फर्स्ट 5 to 6 डेज तक क्या होता है वो नेक्रोटिक होता है। और दिस पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड नेक्रोटिक डिसिडुआ कॉल्ड लोकिया। तो जिस एरिया में प्लेसेंटा होता है वो एरिया होता है नेक्रोसिस वाला, ठीक है। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 से 6 दिन में वेजाइनल डिस्चार्ज होता है पोस्टपार्टम पीरियड में, तो ब्लड के साथ में मिक्स होकर फ्लूइड निकलते हैं, नेक्रोटिक डिसिडुआ निकलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे लोकिया बोलते हैं। समझ में आया?
देन इसके बाद और कितने दिन में 5 to 6 डेज तक केवल निकलता है। उसके बाद वेजाइना एंड पेरिनियम एरिया क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी वेजाइना स्मूथली वॉल्ड कैविटी पुअर टोन may have some degree edema and bruising and gaps open and at the introitus its size decrease with the return of the vaginal rugat by about the third postnatal week. Perineal muscles tightening exercise will restore stone. This can be accomplished by the end of pubarium with daily practice. The perineum muscles stress and bruised. Presence of scar in case of episiotomy is given. तो इस तरह से जो पेरिनियल और वेजाइनल एरिया है वो क्या होता है, दोबारा से अपने जो मसल स्टोन होती हैं वेजाइना की, दोबारा रिस्टोर अपनी पोजीशंस में आती हैं। और एंड ऑफ प्यूपेरियम पीरियड में क्या होता है, डेली प्रैक्टिस आपको करना है। पेरिनियल मसल्स स्ट्रेच एंड ब्रूस्ड, प्रेजेंस ऑफ स्कार इन केस ऑफ इपिजियोटोमी। अगर इपिजियोटोमी किसी भी वुमेन्स का होता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, स्कार बन जाता है, ठीक है। पेरिनियम वाले एरिया में क्या बन जाएगा, स्कार बन जाएगा। देन इसके बाद हम ओवरीज देखते हैं। ओवरीज धीरे धीरे क्या होता है, प्री प्रेगनेंसी वाले रीजन्स में साइकिल्स में क्या होता है, प्लेसेंटल लेवल्स जो होता है आपका वो, तो वो ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे अपने नॉर्मल प्रेगनेंसी के पहले जो कंडीशन थी ओवरीज की, उस कंडीशन में आना स्टार्ट कर देते हैं। देन इसके बाद मेंस्ट्रुअल एंड ओव्यूलेशन इन नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स, मेंसेस रिटर्न बाय 6 वीक इन लैक्टेटिंग वुमेन्स, ठीक है। जो नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स है वो उसका मेंसेस रिटर्न आ जाता है कितने वीक में, 6 वीक में बताया जा रहा है, ठीक है। 6 वीक में ही मतलब 1.5 मंथ में ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इन लैक्टेटिंग वुमेन रिटर्न मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन डिले। जो मदर्स लैक्टेशन कराती हैं, ठीक है, तो उनमें बताया जा रहा है कि वैसे ये फैक्ट बहुत हम इसको श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि मतलब ऐसा होता है, लेकिन मे बी 60% ऐसा वुमेन्स में देखा गया है कि लैक्टेशन जो ज़्यादा वुमेन कराती हैं उनमें जो क्या ओव्यूलेशन की प्रोसेस है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हुई है। क्योंकि जैसे देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जब ज़्यादा रिलीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या होती है आपकी, डिले होती है। और ओव्यूलेशन भी, क्योंकि ओव्यूलेशन के लिए आपका ग्रोथ हार्मोन्स, एफएसएस और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करते हैं, आपका ओव्यूलेशन कराने में हेल्प कराते हैं। और ऑक्सीटोसिन क्या होता है आपका, ज़्यादा रिलीज होता है ब्रेस्ट फीड में, तो ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ओव्यूलेशन डिले होता है, ठीक है। तो मेंसेस कब 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 आते हैं, अर्ली या तो फिर ईयर में भी आता है, 1 ईयर या 2nd ईयर या लेट 8 मंथ आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद हो सकता है कि 8 मंथ बाद भी मेंसेस आए। समझ में आया। इसलिए रीज़न है कि मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है कि जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उनमें थोड़ा सा डिले होता है, नॉन लैक्टेटिंग वुमेन में 1.5 मंथ में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ब्रेस्ट कोलेस्ट्रम सीक्रेटेड फॉर फ्यू डेज, कुछ टाइम ब्रेस्ट में क्या सीक्रेशन होता है, सबसे पहले तो आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट कुछ दिनों तक 2 या 3 दिन तक कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, जिसमें सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ फ्री मतलब बोला चाहिए कि जो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बच्चे के लिए बहुत ही मतलब बेस्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट मिल्क हो बच्चे को ज़रूर पिलाएं। और ब्रेस्ट रिमेन सॉफ्ट एंड टेंडर लास्ट 3 डेज आफ्टर द बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। प्रोलैक्टिन लेवल क्या होता है, जैसे ही इंक्रीज होता है इसके बाद ब्रेस्ट फर्म टेंडर एंड मिल्क सप्लाई स्टार्ट, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आता है और मिल्क सप्लाई स्टार्ट हो जाता है, फिजियोलॉजिकल इन्गॉर्जमेंट हो जाता है, इंक्रीज फ्लो रेट हो जाता है, लिम्फेटिक कंजेशन। और यह 24 से लेके 48 आवर तक बच्चा जब क्या करता है, प्रॉपर तरीके से सक करता है। तो इस तरह से ब्रेस्ट का साइज और ब्रेस्ट के जो फंक्शंस होते हैं वो मतलब सारे आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसके बाद लैक्टेशन, लैक्टेशन इन्फ्लुएंस बाय द सकिंग ऑफ द बेबी। लैक्टेशन क्या करता है, लैक्टेशन प्रभावित होता है जब बच्चा सक करता है। मैटरनल इमोशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से मिल्क का सीक्रेशन होगा। अगर मैटरनल का इमोशन बच्चे के लिए लविंग इमोशन रहेगा तभी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और उससे क्या होगा, मिल्क इजेक्ट होगा, ठीक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मिल्क को। तो इससे क्या होगा कि लैक्टेशन इस्टेब्लिश होगा और मेंटेन रहेगा। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड पर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट ऑफ एल्वुलाई डक्ट एंड निप्पल का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है लैक्टेशन के लिए। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और सकिंग ऑफ द बेबी, बेबी किस तरह से सक कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि लैक्टेशन किस प्रकार से नॉर्मल कंडीशन पे बना रहेगा। तो चलिए, ये होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस तरह से एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, अगर चेंज हुआ है तो कैसे नॉर्मल पोजीशन पे आता है और क्या क्या फंक्शंस देखने को वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे
अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलता है, तो वाइटल साइंस हम देखेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर देखा जाता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद 12 आवर्स में आपको मदर्स का टेम्परेचर देखना है, बेबी का भी टेम्परेचर चेक करते रहना है। पल्स देखना है, अनस्टेबल फॉर फ्यू डेज, पल्स लाइकली रेस्ट फ्यू आवर्स आफ्टर। पल्स क्या होता है, फ्यू आवर्स के लिए कुछ बढ़ा हुआ रहता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। सेकंड डे स्लो हो जाता है। डिमिनिश्ड फूड इंटेक, जैसे ही फूड इंटेक करने लगती है आफ्टर थर्ड डे रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। रिस्पायरेशन, नो नोटिसेबल चेंज इन द रिस्पायरेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज विद इन द रियल्म ऑफ नॉर्मल, कुछ टाइम के बाद ही स्टेबलाइज हो जाता है। और यूरिनरी सिस्टम, bladder may be over distended without any desire to pass urine because of the insensitivity to the raised pressure due to trauma sustained to the nerve plexus during delivery. डायलेटेड यूरेटस क्या होता है, रीनल पैल्वी क्या होता है आपका, रिटर्न टू नॉर्मल बाई 8 वीक, नई ब्लैडर ग्रेजुअली। देखिए जैसे क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे ओवर डिस्टेंट, ओवर मतलब प्रेशर पड़ता है ब्लैडर्स में, तो यूरिन पास करने की जो इंसेंसिटिविटी है वो बार बार रेज होती थी। और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद यूरिन जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या पिपेरियम है, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। यूरेटर क्या होता है, डायलेट हो जाता है। और नॉर्मल 8 वीक में क्या होता है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है आपका यूरिनरी सिस्टम। कितने वीक में, 8 वीक में। ध्यान रखिएगा ज़्यादातर सिस्टम का 2 मंथ में ही बताया गया है, ठीक है। फिर वेट लॉस, देयर इज अराउंड 4 kg वेट लॉस ड्यू टू डिलीवरी ऑफ फीटस। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो आपको तो तुरंत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 3 kg का तो बेबी है और आपका कितने ग्राम का है, 500 से लेकर 1000 ग्राम का आपका प्लेसेंटा होगा। तो यहीं पे आप एवरेज लगा सकते हैं 4 kg वेट, तो तुरंत ही वेट लॉस हो जाता है डिलीवरी ऑफ फीटस और प्लेसेंटा का। एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा, ये सब लिक्विड जो भी है क्या होते हैं, तुरंत ही लॉस हो जाते हैं। तो वेट तुरंत कितना कम हो जाता है, 4 kg। फिर इन एडिशन 3 kg फर्दर लॉस ड्यूरिंग प्यूपेरियम ड्यू टू डायूरेसिस एंड इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। और इसके बाद 3 kg फर्दर वेट लॉस होता है जैसे ही प्यूपेरियम स्टेज में आती है मदर्स। डायूरेसिस एंड इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का इन्वोल्यूशन होना, यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन पे आना, प्री प्रेगनेंसी की पोजीशन पे आना, तो 3 kg उसके बाद क्या होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। देन इसके बाद ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड ब्लड लॉस। देखिए डिलीवरी के बाद क्या होता है, काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो डिहाइड्रेट होती है मदर्स। हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट भी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और द ब्लड वॉल्यूम रिटर्न नॉन प्रेग्नेंट लेवल टू सेकंड वीक। और जब ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल लेवल में कब रिटर्न आता है, सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है आपका मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है आफ्टर डिलीवरी, उसका सेकंड वीक, डिलीवरी के सेकंड वीक बाद उसका ब्लड क्या होता है, नॉर्मल वॉल्यूम में आ पाता है। इसके बाद हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट। इंक्रीज लेबर पीक इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ब्लड वॉल्यूम डिक्लाइन बाय ड्यूरेसिस सेकंड थर्ड डे, इट रिटर्न नॉर्मल द थर्ड डे। कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है, लेबर के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के पीक पॉइंट जो होता है, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और थर्ड डेज में नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है आपका कार्डियक आउटपुट मदर्स का। इंटीगुमेंट्री सिस्टम, द स्किन चेंजेस विच आर काज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट्स रिसेडिंग स्ट्रिया ग्रेविडेरम में फेड टू silvery color in light skinned women but remain deeper on darker skin, linea nigra and darkened areola faint and in some traces will pastis। स्किन का चेंजेस बताया जा रहा है कि जैसे देखिए स्किन क्या होता है, डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे स्किन चेंज होती है, स्टीरिया ग्रेविडेरम वगैरह निशांस बन जाते हैं स्किन्स में। तो सिल्वरी कलर धीरे धीरे क्या होता है स्किन से रिमेन, मतलब डार्कर स्किन क्या होती है, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाती है। और लाइनिया नाइग्रा एंड डार्केंड जो एरियोला होता है वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं आपके सिल्वरी कलर की तरफ धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटीगुमेंट्री सिस्टम में जो चेंजेस आता है वो आफ्टर डिलीवरी के बाद वो रीसेडिंग मतलब होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। सेड आउट होना, स्किन से वो निकलना बाहर स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आफ्टर डिलीवरी वुमेन्स फील करती है फैटिक ड्यू टू, काफ़ी फटीक या थकान महसूस करती है और काफ़ी उसको पेन रहता है आर्म वगैरह में, पेरिनियल एरिया में। एब्डोमिनल मसल्स टोन जो होती है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और लेस टोन होता है। 6 to 8 वीक में ये पेन क्या होता है, धीरे धीरे स्लाइटली कम हो जाता है और डिस्कम्फर्ट इससे वो स्टैब्लिश हो जाती है कितने वीक में, 6 to 8 वीक में। इस तरह से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रहता है आफ्टर डिलीवरी के बाद। इसके बाद इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम आफ्टर डिलीवरी देयर इज नोन एज एलिवेशन ऑफ द टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। जैसे ही आफ्टर डिलीवरी के बाद टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाना। तो आफ्टर डिलीवरी एलिवेट हो जाता है आपका 38 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट 24 आवर्स में। और उसके बाद डिहाइड्रेशन, फटीग, चिलिंग, ब्लड लॉस, टेम्परेचर
कम हो जाना, ठीक है, एलिवेट हो जाना, इंक्रीज नहीं होता, एलिवेट होता है, कम होता है, देखिए 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉज शुड बी डिटरमाइंस एज प्रीमैच्योर रप्चर मेम्ब्रेन, ट्रोमेटिक लेबर, लो ग्रेड फीवर, असिस्ट द वुमेन, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। तो ये सारे रीजंस इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलता है आफ्टर डिलीवरी। समझ में आया? तो चलिए, ये इतने सारे चेंजेस आपको ड्यूरिंग प्रिपेरियम पीरियड में बॉडली चेंजेस क्या आते हैं, क्या फंक्शन देखने को मिलता है, तो ये सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। देखिए वही पॉइंट, वही क्वेश्चन फिर से आ रहा है इसमें। अब हम देखेंगे इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस और लोकिया के बारे में बताया है कि जिस साइड में आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटल साइड से क्या होता है, जो डेसिडुआ होता है कुछ आपका, उसमें से ब्लडी और म्यूकस क्या सीक्रेट होता है, उसको हम बोलते हैं लोकिया आफ्टर डिलीवरी के बाद। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस जनरेटिव ऑर्गन्स है। प्री ग्रेविडेरम ग्रेविडा नहीं, प्री ग्रेविडेरम स्टेज में क्या होता है, यूट्रस दोबारा से इन्वोलेट होता है। और फंडल हाइट रिलेशन टू सिम्फाइसिस प्यूबिस मेजरिंग टेप, आपको इंची टेप से मेजर भी करना है, मेजर फिक्स टाइम एवरी डे आपको क्या करना है, मेजर करते रहना है। बिफोर मेजरिंग फंडल हाइट एज अ वुमेन इम्पटी बाउल एंड ब्लैडर, जब आपको मेजर करना है तो वुमेन्स को बोलना है कि ब्लैडर और बाउल को खाली करके आए। और देन कैन गिव राइज टू रेज लेवल ऑफ फंडल हाइट। रिडक्शन ऑफ यूट्रस साइज, किस तरह से यूट्रस की साइज धीरे धीरे रिडक्ट होती है, तो देखेंगे इसमें बताया जा रहा है कि आफ्टर डिलीवरी टॉप ऑफ द फंडस अप्रोक्सीमेटली 2/3 3/4 ऑफ द वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस, then rise level of umbilicus when few hours remain approximately level, fingers breathe below the umbilicus, then involution rate of the, धीरे धीरे देखिए ये फंडस वाले एरिया से लेकर बताया जा रहा है कि फर्स्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद कितना इन्वोलेट होता है यूट्रस, देन सेकंड में बताया जा रहा है कि अम्बलाइकस तक फ्यू आवर्स के बाद आ जाता है, उसके बाद रिमेनिंग अप्रॉक्सीमेटली लेवल, फिंगर ब्रीथ 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे क्या होता है, जो मतलब यूट्रस का जो इन्वोलेशन होता है ग्रेजुअली डिसेंड आउट होता है, ठीक है, पेल्विस के अंदर। फिर इसके बाद बीइंग एब्डोमिनली एंड नॉन पॉल्पेबल एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस आफ्टर द 10th डेट, और बताया जा रहा है कि नॉन पॉल्पेबल या मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस के 10th डेट के बाद क्या होता है, एब्डोमिनली लेवल में धीरे धीरे क्या होता है, यूट्रस इन्वोलेट होता है। और एक पोस्ट पार्टल टाइम टॉप ऑफ द फंडस, मतलब फंडस के टॉप में या एबव अम्बलाइकस, द फॉलोइंग कंसीडर फिलिंग द यूट्रस विद ब्लड आर ब्लड क्लॉट्स, अर्ली पोस्ट पार्टल आवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस, डिस्टेंडेड ब्लैडर स्पेशली आल्सो डिस्प्लेस टू द राइट अपर क्वाड्रेंट। तो बताया जा रहा है कि पोस्ट नेटल जो पोस्ट पार्टल पीरियड होता है टॉप ऑफ द फंडस के एबव, अम्बलाइकस के एबव क्या होता है, जैसे यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे फील होता है, ब्लड और ब्लड क्लॉट जो होते हैं अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड में डिस्प्लेस हो जाता है यूट्रस से, और ब्लैडर डिस्टेंड हो जाता है, स्पेशली जब डिस्प्लेस राइट अपर क्वाड्रेंट वाला जो एरिया होता है वहाँ पे ब्लैडर क्या हो जाता है, डिस्टेंड हो जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से यूट्रस क्या होता है, अपने नॉर्मल कंडीशन पे आता है आफ्टर डिलीवरी के बाद। इसके बाद हम देखेंगे लोकिया क्या होता है। लोकिया इज द नेम ऑफ द यूट्राइन डिस्चार्ज दैट स्कैप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका लोकिया। लोकिया क्या होता है, यूट्राइन डिस्चार्ज स्कैप वेजाइनली ड्यूरिंग द प्यूपेरियम पीरियड, चेंजेस कलर चेंज इन द डिस्क्रिप्टिव नेम दैट इज द रुब्रा सिरोसा, लोकिया रुब्रा सिरोसा एंड अल्बा। आपको ध्यान रखना है रुब्रा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रुब्रा, लोकिया, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा, ठीक है। तो इसके बाद लोकिया रुब्रा क्या होता है, लोकिया रुब्रा कंटेन द ब्लड, फर्स्ट टाइम का जो सीक्रेशन होता है 3 to 4 days, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो लोकिया रुब्रा होता है वो क्या होता है आपका, तो फर्स्ट टाइम पे जो सीक्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो सीक्रेशन होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद 3 to 4 days लोकिया रुब्रा उसको हम बोलते हैं, जिसमें से ब्लड एंड रेसिडुअल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, क्योंकि प्लेसेंटल साइड क्या होता है, काफ़ी नेक्रोटिक एरिया होता है, और वहाँ से ब्लड और म्यूकस और जो मतलब जितने भी रेसिडुअल टिश्यूज होते हैं उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो फ्लूइड कंटेंट क्या होता है 3 to 4 days में बाहर निकलता है, ठीक है। फिर लोकिया सिरोसा, लोकिया सिरोसा क्या होता है, लोकिया रुब्रा के बाद सीरस पिंक कलर का आरबीसी, लेस आरबीसी बट मोर ल्यूकोसाइट होता है, उसमें आरबीसी कम होता है लेकिन ल्यूकोसाइट का लेवल ज़्यादा होता है, और ल्यूकोसाइट का कलर कैसा होता है सभी को मालूम है, वाइटिश डिस्चार्ज होता है। तो वुंड एक्सुडेटेड डेसिडुअल टिश्यूज एंड मसल्स फ्रॉम सर्विक्स, लोकिया सिरोसा लास्ट 5 to 9 days, मतलब 3 to 4 days आपका क्या होता है, सीक्रेशन लोकिया रुब्रा का होता है। देन इसके बाद लोकिया सिरोसा होता है, जिसमें से ब्लड कम रहता है, आरबीसी का कुछ कम लेवल और ल्यूकोसाइट का ज़्यादा लेवल उसमें प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे लोकिया अल्बा।
लोकिया अल्बा क्या होता है, लास्ट लोकिया के जो टाइम होता है 10th के बाद में आपका जितना भी 15 डेज या 1 मंथ तक जो सिक्रेशन होता है पोस्टपार्टम पीरियड में, वो होता है आपका लोकिया अल्बा, जिसमें स्पेशल रूप से ल्यूकोसाइड रेसिडुअल सेल्स एंड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। लोकिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, नॉट ऑफेंसिव but not offensive. The odor is the strongest. Lochia serosa is the stronger mixed perspiration and must be carefully differentiated from foul odor. फाउल स्मेलिंग आता है, ठीक है। इंडिकेटिव इन्फेक्शंस, लोकिया बिगिन हैवी डिस्चार्ज अर्ली पोस्टपार्टम आवर्स, such frequently decrease, moderate amount lochia rubra, small amount is the lochia serosa and scant amount is the lochia alba. तो 15 डेज या 1 मंथ तक क्या होता है आपका लोकिया अल्बा। आपका लोकिया अल्बा क्या होता है, सीक्रेट होता है, सबसे ज़्यादा उसमें ल्यूकोसाइड का पार्ट है, डेसिडुअल मसल्स और सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सीक्रेशन में। तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि लोकिया अल्बा रुब्रा ये सारे फ्लूइडी मटेरियल होते हैं, जो नेक्रोटिक जितना भी मटेरियल बचा होता है आपका इंडोमेट्रियम लेयर में, प्लेसेंटल साइट हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो फर्स्ट डेज में तो क्या होता है, काफ़ी ब्लडी म्यूकस ये सब डिस्चार्ज होते हैं 3 to 4 डेज तक, तो वो तो हो गया आपका लोकिया रुब्रा। उसके बाद आपका होता है सिरोसा, देन उसके बाद लोकिया अल्बा होता है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्यूपेरियम। क्या मैनेजमेंट करोगे नॉर्मल प्यूपेरियम पीरियड के टाइम पे, पोस्ट नेटल केयर क्या करोगे, मदर की केयर क्या करोगे, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लीजिए। ब्रीफ नर्स मिडवाइफरी प्रमोट फिजिकल एंड इमोशनल वेल, ये क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है। इसमें से तो पूछा जा रहा है कि प्यूपेरियम पीरियड के बाद आप क्या केयर प्रोवाइड करोगे, इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। तो केयर हैज़ टेकन ड्यूरिंग प्यूपेरियम रिगार्डिंग फिजिकल वेल, इमोशनली आप सपोर्ट करना है मदर्स के साथ में, इमीडिएट केयर करना है आफ्टर डिलीवरी, मदर एग्जाउस ऑब्जर्व केयरफुली, क्रूशियल पीरियड होता है ये। ड्रिंक समथिंग, ईट हंग्री, मदर काफ़ी हंग्री होती तो उसमें उसको बोलना है कि कुछ टी वगैरह उसको देना है, ठीक है। इमीडिएट आपको केयर भी करना है। रेस्ट एंड स्लीप के लिए बोलना है, एडिक्वेट मदर्स को तुरंत क्या बोलना है, रेस्ट और स्लीप के लिए। मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग में क्या करना है, मदर्स को सोने के लिए बोलना है, और प्लस उसका चेकअप भी करना है, ठीक है। से मस्ट वॉच द मदर स्लीपिंग और नॉट, मस्ट मतलब मदर सो रही है, रेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, स्लीप कर रही है कि नहीं कर रही है, उस समय आपको चेक भी करना है। नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी आपको देखना है। फिर अर्ली एम्बुलेशन, नॉर्मली अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही किसी वुमेन्स को, तो आउट ऑफ बेड फर्स्ट डे ऑफ प्यूपेरियम इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर वुमेन बिकॉज अर्ली एम्बुलेशन हैज़ एड ऑन एडवांटेज। देखिए नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी वुमेन्स का हो रहा है तो उसको तुरंत क्या करना है, बेड से फर्स्ट डेज के बाद क्या करना है, आफ्टर प्यूपेरियम पीरियड में आपको तुरंत उसको बेड से डिस्चार्ज करना है। देन इसके बाद क्या करना है, अर्ली एम्बुलेट करना है मदर्स को, किसी प्रकार का हार्मफुल ना हो वुमेन्स को, उस समय जल्दी उसको क्या करना है, एमुलेट करना है, ताकि उसको एडवांटेज मिल सके, ठीक है, उसका बेनिफिट भी मिल सके। क्योंकि अर्ली एमुलेशन करने से क्या होता है, मदर को किसी प्रकार का इन्फेक्शन या हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। डाइट हम देखेंगे, नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर देना है मदर्स को पोस्टनेटल पीरियड में। 700 कैलोरी कितना डाइट देना है आपको ध्यान रखना है। पोस्टनेटल पीरियड में आपको मदर्स को डिलीवरी के बाद 700 कैलोरी देना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड मदर कराएगी बेबी को, ताकि प्रॉपर से सिक्रेशन मिल्क का हो सके। वुमेन क्योंकि उस समय वुमेन हेमोरेज होती है, हाई प्रोटीन का उसको नीड होती है, तो प्रमोट टिश्यू हीलिंग, ताकि टिश्यूज़ क्या हो, जल्दी हील हो सके, जल्दी रिपेयर हो सके। इसलिए रिच अमाउंट में प्रोटीन और ये फैट सब्सटेंस और मिल्क सोल्यूशन देना, ताकि मिल्क का सिक्रेशन भी क्या हो सके, मदर्स को प्रॉपर आ सके, तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देन इसके बाद केयर ऑफ पेरिनियम। पेरिनियम की केयर कैसे करोगे आप, तो पेरिनियल केयर कैसे करना है, पेरिनियल केयर एज द वॉश एंड क्लीन शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर यूरिनेशन एंड डिफेक्शन। पेरिनियल वुड भी, देखिए पेरिनियम में क्या होता है, स्टिचिंग लगी होती है, तो स्टिचिंग को टच नहीं करना है बार बार फिंगर से। स्टेराइल का पेरिनियल पैड यूज़ करना है आपको प्रॉपर तरीके से, और वार्म वाटर से उसको क्या करना है, थोड़ा सा सेक करना है। और पेरिनियल पैड को क्या करना है, शुड नॉट बी टच हैंड, हैंड के माध्यम से उसको टच नहीं करना है। रिमूव करने के लिए आपको ग्लव्स वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से पेरिनियम की केयर की जाती है। तो हाइजीन कंडीशन आपको रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। केयर ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर की केयर कैसे करेंगे आप, तो प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यूज फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर पासेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फर्स्ट फ्यू डेज। कुछ टाइम तक क्या होता है, जैसे प्यूपेरियम पीरियड में मदर क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट कुछ फ्यू डेज तक यूरिन पास करती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ब्रशिंग ऑफ द डिस्टेंडेड ब्लैडर, जो ब्लैडर डिस्टेंड काफ़ी जो
डिस्टेंट ब्लैडर होता है वो धीरे धीरे ब्रूसिंग एरिया में आता है, ब्रूसिंग ऑफ द नेक ब्लैडर और यूरेथ्रा, रिड्यूस टोन ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर का जो मसल स्टोन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। और 24 आवर्स तक क्या होता है, मदर्स का यूरिन इंक्रीज रहता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, और धीरे धीरे क्या होता है, रिटेन होता है नॉर्मल पोजिशन पे आपका यूरिन। ठीक है, मदर डज नॉट पास यूरिन देन ओनली कैथेटराइजेशन, अगर मदर यूरिन पास नहीं कर पा रही है तो आपको क्या करना है, फिर कैथेटराइजेशन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद केयर ऑफ बाउल, बाउल की कैसे केयर करना है, देयर इज द जनरल प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एनिमा माइल्ड लैक्सेटिव 36 आवर आफ्टर डिलीवरी के बाद, अगर मदर्स को अगर मोशन नहीं पास हो रहा है तो फिर लैक्सेटिव आपको लगाना है, ताकि मदर शुड नॉट अफेक्ट द बेबी, बेबी में ताकि कोई अफेक्ट ना हो। मदर शुड गेट इनफ अमाउंट ऑफ रफेज एंड फ्लूइडी डाइट आपको देना है जो बॉवल मूवमेंट को क्या करे, स्टिमुलेट कर सके, कॉन्स्टिपेशन ना हो मदर्स को। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर हम देंगे, यूरिन और मिल्क देंगे, पर्सपिरेशन एंड इंटेंसिव एनस ड्यू टू प्रेशर ऑफ द, तो एनिमा लगाने के बाद क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर पड़ता है और हार्ट ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर क्या होता है कि देखिए जैसे डिलीवरी के बाद क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना है, बाउल का जो मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करके रखना है ताकि मोशन पास करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और पेरिनियल वाला एरिया ताकि स्टिचेस क्या हो, खुल ना सके, किसी प्रकार का वुंड क्रिएट ना हो सके। इस प्रकार हमको क्या करना है, बाउल का केयर करना है। देन इसके बाद इसमें क्या बताया जा रहा है, जनरल प्रैक्टिस गिविंग एनिमा, एनिमा देना है, माइल्ड लैक्सेटिव आपको देना है वुमेन्स को। फिर केयर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की केयर कैसे करना है, प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं वहाँ पे क्या करना है, आपको इंस्पेक्ट करना है, आपको पूरा चेकअप करना है कि पालपेट करना है, टेंडरनेस किसी प्रकार का टेंडरनेस तो नहीं है ब्रेस्ट में। गिवन प्रॉपर वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ निप्पल, बताना है कि प्रॉपर आपको निप्पल को वॉश करना है, क्लीन करना है। ईच फीडिंग, हर फीडिंग बच्चे को जितनी बार अगर आप फीड करते हैं तो आपको वॉश करके ही पिलाना है, क्योंकि किसी प्रकार का जैसे स्किन स्वेटिंग हो रही है तो स्किन में अगर स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो मदर्स अगर बच्चा अगर सक कर रहा है तो उसका इन्फेक्शन जो है बच्चे को जाएगा। मिडवाइफ को एडवाइस करना है, नर्सिंग को एडवाइस करना है, किसको, मदर्स को। कंफर्टेबल सपोर्ट्स बताना है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन के बारे में बताना है ताकि इन्फेक्शन क्या हो सके, रुक सके, ठीक है, प्रिवेंट हो सके। तो इस तरह से केयर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में बताना है आपको। रूमिंग इन अ बेडिंग इन, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बेबी को किस रूम में रखा जाए, रूमिंग और इन बेडिंग इन बोला जा रहा है इसमें कि कौन से रूम में बेबी को और मदर्स को रखा जाए जो प्रॉपर मदर्स और बेबी के लिए अच्छा होगा। तो डिलीवरी के बाद बेबी शुड बी केप्ट मदर इन अ कॉट bassinet beside her bed, or when the mother is awake in her bed. This does not only establish mother-child relationship, but the mother converts with the art of the baby care so that she can take full care of the baby while at home. आपको वो रूम देना है डिलीवरी के बाद, मतलब घर में ऐसा रूम देना है, ऐसा बेड साइड आपको देना है जिसमें से मदर और बच्चे का बॉन्डिंग अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन हो सके और बेबी का केयर क्या हो सके, प्रॉपर तरीके से मदर कर सके, ऐसा रूम क्या करना है आपको वहाँ पे देना है। इस तरह से बताया जा रहा है कि रूमिंग और बेडिंग कैसे आप बच्चे को देंगे। चलिए नेक्स्ट बताया जा रहा है इसमें इम्यूनाइजेशन। देन इसके बाद प्यूपेरियम पीरियड के बाद क्या क्या करना है आपको, तो इम्यूनाइजेशन का RS नेगेटिव अगर मदर है तो डिलीवरी के बाद ही जस्ट RS पॉजिटिव बेबीज आर गिवन एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन जो इंजेक्शन आता है वो आपको रुबेला इन्फेक्शन बच्चे के लिए ना हो तो तुरंत ही क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है पोस्टपार्टम के मतलब टाइम के ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी के टाइम पे एटलीस्ट 2 मंथ तक, ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ पोस्टपार्टम और प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 2 मंथ तक, बूस्टर डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड, ये सारे इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि आपको टिटनेस का वैक्सीन लगवाना है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और इम्यूनाइज कराना है। RS निगेटिव अगर मदर्स है तो जैसे ही बच्चा RS पॉजिटिव अगर डिलीवर्ड होता है तो एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन देना है उसको। तो इफ़ इट नॉट गिवन एट टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे हम नहीं देते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी तो बूस्टर डोज अगर देना है टिटनेस टॉक्साइड का तो टाइम ऑफ डिस्चार्ज, जैसे ही डिस्चार्ज का टाइम हो उस समय हम क्या करते हैं, बूस्टर डोज टिटनेस टॉक्साइड का प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया? इस तरह से इम्यूनाइज कैसे करना है पोस्टपार्टम पीरियड के बाद। देखिए ये कंडीशन आपका बिफोर प्रेगनेंसी का नहीं बता रहा, प्रेगनेंसी के टाइम की कंडीशन नहीं बता रहा है, मतलब आपका डिलीवरी के बाद का कंडीशन बता रहा है कि ये कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो क्या क्या आपको वहाँ पे करना है। फिर मॉनिटर चार्टिंग पोस्टपार्टम इवेंट, आपको मॉनिटरिंग करना है, चार्टिंग देखना है पोस्टपार्टम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पोस्टपार्टम के बाद मैटरनल कंडीशन कैसी है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो नहीं है, 4 to 6 आवर में चेक करना है, मेजर करना है हाइट और यूट्राइन फंडस को, सिम्फाइसिस प्यूबिस को देखना है, आपको साइज को मेजर करते रहना है।
इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर को देखना है, ठीक है। कैरेक्टर कलर अमाउंट ऑफ लोकिया का कलर देखते रहना, वॉइडिंग एंड बाउल मूवमेंट्स को आपको देखना है। पेरिनियल स्टेटस देखना है, हीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एडिमा इन्फ्लामेशन की कंडीशन तो नहीं है, हिमेटोमेटस या ब्रूसिंग की कंडीशन तो नहीं है। तो आपको ये सारी कंडीशन आपको देखना है। इसके बाद पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के लिए मदर को एजुकेट करना है। पोस्ट नेटल एक्सरसाइज व्हेन शी इज फिट देयर इंप्रूव द टोन एब्डोमिनल पेरिनियल मसल्स। एक्सरसाइज हेल्प प्रिवेंट द बैक एक, यूट्राइन प्रोलैप्स एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के बारे में अगर मदर्स को आप एजुकेट करते हो तो देखिए इससे मदर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। जो बैक एक होता है, मतलब बैक पेन होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स ना होने की कंडीशन क्रिएट हो और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूट्रस ना, यूरिन ना हो, ये कंडीशन क्रिएट ना हो, तो आपको मदर को फिर काफ़ी एजुकेट करना है, पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के बारे में बताना है, ठीक है। तो इस तरह से पोस्टपार्टम पीरियड के बाद क्या क्या आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है मदर को, ये सारी चीज़ें आपको करना है। जिस टाइम पे अगर बच्चे को जन्म देती है मदर्स, तो उसमें पे आपको क्या क्या बताना है, क्या क्या सेफ जोन में उसको रखना है मदर्स और बच्चे को, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो एक बार पॉइंट आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर दिया गया है, और उन बच्चों को आप इसको शेयर करिए, ये चैनल ज़रूर शेयर करिए जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे तो आगे चल के एमसीक्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। एक नई क्लास के साथ हम कल फिर लेके आएंगे।